Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about voltage multiplier circuit और उसके बाद जो है voltage applied circuit में हम देखेंगे कि there are three different types of voltage multiplier circuit जो हम discuss करेंगे, जिसमें voltage doubler, voltage tripler and quadrupler जो है वो किस तरीके से use किया जाता है in order to multiply or get multiple levels of input voltage. फिर उसके बाद हम कुछ practical applications देखेंगे of the diode. In this particular lecture we will be discussing some of the practical applications. Remaining जो हैं वो students को as an assignment आप लोगों को complete करना होगा. To start the discussion on voltage multiplier circuits, we first understand कि हम voltage multiplier circuits जो भी किसी system में अगर use करते हैं तो इसकी मेजर जो एप्लीकेशन है वो ये कि हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं जो भी इनपुट वोल्टेज है, जिस भी एप्लीकेशन में हमें बेसिकली जो पीक वोल्टेज है उसको स्टेप अप करना हो तो उन केसेस पे हम ये वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स को इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली इफ़ वी सी, अगर हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ता है, वन माइट आस्क द क्वेश्चन कि जी वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. बट द इशू विद द ट्रांसफार्मर इज़ के ट्रांसफार्मर उसके यूज़ में बेसिकली जो डिवाइस की कॉस्ट है या जो डिवाइस का जो साइज़ है वो बेसिकली कंपैरेटिवली टू दीज वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट विल बी मच मोर. तो इसलिए हम इस तरह के वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे, वो यूज़ की जाते हैं. और जहाँ पे जो पीक आउटपुट वोल्टेज है वो जो इनपुट वोल्टेज है उसके ट्वाइस 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हम उसको अचीव कर सकते हैं. जो भी हमारे पास पीक वोल्टेज अचीव होता है इनपुट पे, उसके मुकाबले में आउटपुट जो है वो 2 टाइम्स 3 और 4 टाइम्स हम उसको स्टेप अप कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज वोल्टेज डबलर जो हमारे पास सर्किट्स हैं. तो एज द नेम सजेस्ट के जी वोल्टेज डबलर सर्किट्स में बेसिकली हम जो भी इनपुट वोल्टेज है, लेट्स से वी अज्यूम के जी दैट वोल्टेज इज वी एम एट द इनपुट साइड, तो आउटपुट साइड पे वी विल गेट 2 VM means twice the voltage of the input side. So in order to achieve that, हमारे पास जो नेटवर्क हमने शो किया फिगर 2.123 में एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट है, जहाँ पे वी कैन सी कि वी हैव सम secondary winding which is basically having the voltage of VM, और उसके साथ we have 2 different capacitors, C1 and C2, और 2 डायोड्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, D1 एंड D2. जो वोल्टेज है दैट वी कैन मेजर अक्रॉस द कैपेसिटर C2 इज़ 2 VM एट द आउटपुट साइड. एंड नाउ वी विल बी सीइंग के जी जब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज की या पॉजिटिव हाफ साइकिल की, एज यू कैन सी इन फिगर 2.124A, कि जहाँ पे वी हैव पॉजिटिव साइकिल फॉर दी इनपुट वोल्टेज. तो इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसफार्मर के जब पॉजिटिव साइकिल में ये वर्क करेगा तो जो हमारे पास डायोड D1 है, वी कैन सी दैट डायोड D1 विल बी conducting and the diode D2 will be cut off because it will be reverse biased. सो जिसकी वजह से वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो कैपेसिटर C1 है दैट विल बी चार्ज अप टू द पीक रेक्टिफाइड वोल्टेज VM, यानी जो कैपेसिटर C1 है वो अब इस पर्टिकुलर पॉजिटिव साइकिल में चार्ज होना शुरू करेगा टू द वैल्यू VM. इसी तरीके से जो डायोड D1 हमने बात की कि दैट विल बी शॉर्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल, और जो इनपुट वोल्टेज है वो चार्ज करेगा कैपेसिटर C1 को टू दी वोल्टेज VM, जो कि पोलैरिटी हमें 2.124A में नज़र आ रही है. सो नाउ वी कंसिडर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज. तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन सी इन फिगर 2.124B
कि जहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में बेसिकली जो D1 है वो रिवर्स बाइज्ड होगा और जो D2 डायोड है दैट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, और उसकी वजह से D2 जो है वो हम इक्विवेलेंट सर्किट में शॉर्ट सर्किट वेराज D1 को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो कैपेसिटर है C2 का वो अब चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि D2 विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, और जो D1 है एज वी सेड के जी वो ओपन ही रहेगा। And then if we sum the voltage across this outside loop, क्योंकि D1 तो हमारे पास ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ, तो in that particular case we will have the equation of minus Vm which is from the source, secondary source जो है जो negative half cycle की, minus Vc1, and Vc1 is the charge C1 capacitor का जो voltage है that is minus Vc1 plus Vc2 which is the charge voltage of capacitor C2. So minus Vc1 जो है we can clearly see कि that can be replaced with this minus Vm because that C1 capacitor was already charged. So we can replace this Vc1 with Vm, so it will be minus Vm plus Vc2, from which we can easily say कि Vc2 जो है यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज हमें मिल रहा है that will be twice of Vm. सो नाउ इफ़ वी कंसिडर के जी जब दोबारा से वो नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा वोल्टेज का इनपुट सोर्स का, तो हमारा जो डायोड D2 है वो बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मोड में होगा, बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटर C2 विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज टू द लोड, और अगर लोड नहीं कनेक्टेड है क्रॉस C2 तो हमारे पास जो कैपेसिटर C1 और जो है वो Vm वोल्टेज पे एग्जिस्ट करेगा और C2 जो है वो V2M पे। सो नाउ इफ़ वी कंसिडर कि हमारे पास कोई लोड कनेक्टेड है आउटपुट वोल्टेज डबलर सर्किट में, तो जो वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर C2 जो कि चार्ज हो चुका था ऑलरेडी प्रीवियस नेगेटिव साइकिल में, तो नेक्स्ट जो अब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये जो कैपेसिटर C2 है यहाँ पे इस पॉजिटिव साइकिल में इस C2 का जो वोल्टेज है दैट विल बी स्टार्ट ड्रॉपिंग, और जो कैपेसिटर जो है वो दोबारा से फिर चार्ज होगा अप टू दैट वैल्यू ऑफ 2 Vm ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जो आउटपुट वेव फॉर्म है अक्रॉस कैपेसिटर C2 जो कि हाफ वेव सिग्नल की है दैट विल बी बेसिकली इट विल बी फिल्टर्ड बाय कैपेसिटर फिल्टर, और जो पीक इनवर्स वोल्टेज है अक्रॉस ईच ऑफ द डायोड दैट विल बी 2 Vm. Now we will see another type of doubler circuit which is full wave doubler, as shown in figure 2.125. यहाँ पे इस सर्किट में जो डिफरेंस है बेसिकली वी विल हैव 2 डायोड as well as 2 capacitance, but the connection as shown in figure 2.125 कि वहाँ पे अगर हम कंसिडर करें इस पर्टिकुलर नेटवर्क में फुल वेव वोल्टेज डबलर के सर्किट में, अगर मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करूं तो पॉजिटिव साइकिल के केस में डायोड D1 जो है वो कंडक्ट करेगा, बेसिकली चार्ज करेगा कैपेसिटर C1 को और चार्ज करेगा अप टू द पीक वोल्टेज Vm, वेरस डायोड D2 जो है वो नॉन कंडक्टिंग मोड में इस वक्त मौजूद होगा इन द पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो हम देख सकते हैं फिगर 2.126 बी में D2 कंडक्ट करेगा, जबकि जो डायोड D1 है वो नॉन कंडक्टिंग होगा। तो इस केस में D2 के कंडक्ट करने की वजह से जो दूसरा कैपेसिटर है विच इज C2 कैपेसिटर इट विल चार्जिंग दिस C2। अब यहाँ पे जब हम नो लोड करंट ड्रॉ करने की बात करते हैं सर्किट से, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 और C2 दोनों में कंबाइन जो है वो Vm प्लस Vm विच इज़ 2 Vm हमें अचीव होता है। इसी तरीके से इफ़ लोड करंट जो है वो ड्रॉ होता है सर्किट से, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 और C2 जो है वो सेम है, जब जो कि हमें कैपेसिटर के केस में हमें नज़र आ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के केस में कि वी विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज।
जो डिफरेंस है बेसिकली इज़ दैट कि इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस बेसिकली C1 और C2 दोनों सीरीज़ में जो लगे हुए हैं, तो हम अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर C1 या फिर C2 को इंडिविजुअली देखें तो वहाँ पे वोल्टेज या इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो भी लेस देन होगी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग वन बाय वन इंडिविजुअल कैपेसिटर। इसी तरह जो लोअर कैपेसिटर वैल्यू जो है वो हमारे पास एक पुअर फिल्टरिंग एक्शन प्रोवाइड करेगी रादर देन कंसिडरिंग द सिंगल कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। So now we will start discussing a new topic of voltage multiplier circuit, which is voltage tripler and quadrupler circuits. फिगर 2.127 में हमारे पास जो इससे पहले हमने हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट देखा था, उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो हमें नज़र आ रही है, जो कि हमने हमारा जो भी इनपुट वोल्टेज Vm है उसको 3 या 4 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स जितनी भी दफ़ा हमें इस पीक वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना है या डबल करना है वो हमें नज़र आ रहा है। So in this particular circuit you can see that we have different capacitors and diode connected with the network. यहाँ पे जो पैटर्न है हमारे सर्किट कनेक्शन का कि इट कैन बी सीन कि अगर हम एडिशनल डायोड और कैपेसिटेंस कनेक्ट करते हैं इस आउटपुट वोल्टेज में, सो वी कैन अचीव 5, 6 और 7 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स जो भी हमें बेसिक पीक वोल्टेज चाहिए आउटपुट पे Vm का, तो वो हम अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली इन ऑपरेशन जो कैपेसिटर C1 है, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर बेसिकली C1 कैपेसिटर चार्ज होगा थ्रू दिस D1 डायोड, बिकॉज D1 जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट में विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो जो C1 है वो चार्ज होगा अप टू द पीक वोल्टेज ऑफ Vm इन दैट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास जो C2 वाला जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे चार्ज होता है, जस्ट लाइक वी हैव सीन इन द प्रीवियस डिस्कशन, और यहाँ पे वी विल गेट दी दैट पर्टिकुलर C2 टू अप टू द पीक वोल्टेज ऑफ 2 Vm। तो होगा क्या कि इसकी वजह से इन द नेगेटिव हाफ साइकिल वी कैन सी कि वी विल हैव कि हमारा जो डायोड D2 है वो इस वक्त कंडक्शन करेगा, वेयर एज D1 नॉन कंडक्टिंग मोड में होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास C2 के अक्रॉस 2 Vm का जो वोल्टेज है वो अचीव होगा। सो नाउ एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमारे पास C2 जो है वो कैपेसिटर चार्ज हुआ है एट वोल्टेज 2 Vm। तो दोबारा जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो डायोड D3 है वो कंडक्शन मोड में आएगा, और जो वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर C2 वो बेसिकली चार्ज होगा, और जो चार्ज हुआ है तो C3 जो है वो बिल्कुल सेम 2 Vm पीक वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा। इसी तरह जब ये दोबारा नेगेटिव साइकिल पे हम आएंगे तो नेगेटिव साइकिल पे दोबारा आते हुए डायोड D2 और D4 जो है वो कंडक्ट करेंगे, और कैपेसिटर C3 जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज मौजूद था इट विल हेल्प टू चार्ज C4 टू 2 Vm। तो वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर C2 है वो हमें 2 Vm मिला, अक्रॉस C1 और C3 इट इज़ अराउंड 3 Vm, और अक्रॉस C2 एंड C4 इट इज़ 4 Vm, as we can see also from the diagram। तो इस तरीके से एक ही सर्किट से हम वी कैन सी के वी कैन गेट दी डबलर सर्किट, डबलर वोल्टेज हमें मिलेगा। इस तरह ट्रिपलर हमें अगर Vm की वैल्यू चाहिए, और क्वाड्रुपलर अगर हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है। सो नाउ मेजरिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो हम फिगर 2.127 में देख सकते हैं, इट विल बेसिकली प्रोवाइड the odd multiples of Vm at the output side, जबकि अगर हम मेजर करें आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रांसफार्मर we will be getting even multiples of the peak voltage Vm। so इसी तरह जो ट्रांसफार्मर रेटिंग है इट इज़ वी नो के इज़ एट Vm। तो मैक्सिमम कोई भी एक डायोड जो है सर्किट के अंदर
it can be rated at 2 VM peak inverse voltage. और अगर हमारे पास लोड जो है वो बहुत ही कम वैल्यू का लोड है तो कैपेसिटर में बेसिकली वी हैव अ वेरी लिटिल लीकेज एंड एक्सट्रीमली हाई डीसी वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगा बाय दिस टाइप ऑफ सर्किट. So we can use this section to set up the DC voltage. So now we will start the new discussion. अब हम देखेंगे फाइनली कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कि जहाँ पे हम डायोड को बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस. यहाँ पे कुछ हम जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी हम तमाम की तमाम जितनी भी हमारी डायोड बेस्ड जो भी कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ कवर करें. सो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद रेक्टिफिकेशन. हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन को लेके हम मोस्ट कॉमनली इन आर डेली लाइफ वी यूज़ टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी चार्जर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स की कैटेगरी के अंदर. Let's say for example we may have some small flashlight batteries और different heavy duty battery chargers जो हैं वो जो अवेलेबल होते हैं. इसी तरीके से lead acid batteries हैं. तो यहाँ पे basically when we discussed about these type of rectification based और चार्जर जो हमने इससे पहले बात की कि बैटरी चार्जर्स वी कैन कंसिडर एज वन ऑफ द एप्लीकेशंस. तो हर चार्जिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली वी विल फाइंड के वहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर भी नज़र आता है जो बेसिकली यूज़ करते हैं हम टू कट द AC वोल्टेज टू डिफरेंट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ DC लेवल जिसको हमने अचीव करना है. इसी तरह वहाँ पे हम डायोड को भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सम रेक्टिफायर अरेंजमेंट जो कि बेसिकली AC वोल्ट को वोल्टेज को बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह वी मे फाइंड सम रेगुलेटर एज वेल टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड DC लेवल को अगर हमें अचीव करना है. और इसी तरीके से जो कार का बैटरी चार्जर है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए. सो इसी में बेसिकली वी कैन सी वन ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ सम चार्जर बैटरी चार्जर जो कि वी कैन सी इन फिगर 2.128 कि जिसमें फिगर ए में वी कैन सी an external view of that small battery charger. और इसी तरीके से फिगर 2.128b में we can see the internal part of that battery charger जहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर का जो सेक्शन है वो भी नज़र आ रहा है. So in this way we can consider this type of बैटरी चार्जर एज वन ऑफ द एप्लीकेशन जहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन के एक एप्लीकेशन के तौर पे डायोड को देखते हैं. सो नाउ इन फिगर 2.129 वी कैन सी द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स जो कि इस चार्जर की जो हमने इससे पहले डायग्राम देखी थी पिछली स्लाइड में उसका जो बेसिक कंपोनेंट डायग्राम है वो हम इस वक्त फिगर 2.129 में देख सकते हैं. यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ के जो हमारी इनपुट सप्लाई है बेसिकली आउटलेट पे उसको हमने कंसिडर किया हुआ है कि इट इज़ 120 वोल्ट इनपुट सप्लाई आउटलेट से जो हमें मिल रही है अक्रॉस द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर. अब जो चार्जिंग रेट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिवाइस का वो दो डिफरेंट लेवल्स पे चार्ज कर सकती है. एक तो 6 एम्पेयर्स या फिर 2 एम्पेयर्स जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो भी यूज़र स्विच करता है स्विचिंग बिटवीन 6A और 2A जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन फाइंड द स्विच प्रेजेंट इन द इक्विपमेंट. इसी तरीके से जो चूजिंग चार्जिंग रेट है बेसिकली इसको अगर हम देखें कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम चार्ज करना चाहते हैं एट 2 एम्पेयर लेवल तो जो फुल प्राइमरी वाइंडिंग है यानी प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट वाइंडिंग यूटिलाइज होती है विच इज़ इन द प्राइमरी साइड ऑफ द सर्किट. और जो रेशो है टर्न्स रेशो जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर का इन द प्राइमरी साइड
एज़ कंपेयरिंग टू द टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड वो मैक्सिमम होगा. So it means कि if it is charging at 6 एम्पेयर लेवल लेट्स से, तो वहाँ पे कुछ टर्न्स यानी फ्यूअर टर्न्स होंगी प्राइमरी साइड की जो कि सर्किट में हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह उसका जो रेशो है टर्न्स रेशो वो भी ड्रॉप होगा. इसी तरह जब हम ट्रांसफार्मर्स की डिस्कशन भी देखते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हमें नज़र आता है कि जो वोल्टेज होता है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का वो डायरेक्टली रिलेट करता है बेसिकली उसके टर्न्स रेशो से. और अगर जो टर्न्स रेशो है प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड से कम होता है तो उस केस में वोल्टेज वी कैन सी के वोल्टेज ड्रॉप मिलता है हमें. इसी तरह अगर ये रिवर्स इफ़ेक्ट होगा कि हमारे पास टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड जो हैं वो एक्सीड कर रही हैं प्राइमरी साइड के मुकाबले में, तो वी विल हैव अ रिवर्स इफेक्ट इन दैट केस. इसी तरीके से फिगर 2.129 में वी कैन सी वेव फॉर्म appearing for the 6 एम्पेयर चार्जिंग लेवल. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की, जो एसी वोल्टेज है उसका जो शेप है वेव का वो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे वो सेम रहेगा. जो डिफरेंस है वो बेसिकली उसकी पीक वैल्यू जो है वेव फॉर्म की उसमें बेसिकली फ़र्क आएगा. सो फॉर द कंप्लीट डिस्कशन आई वुड रिकमेंड द स्टूडेंट्स टू कंसल्ट दी बुक, ताकि किस तरीके से ये स्विचिंग होती है बिटवीन 6 एम्पेयर और 2 एम्पेयर की जो भी चार्जिंग है यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड हाउ दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट वर्क्स. सो आई वुड रिकमेंड द स्टूडेंट्स के वो इस टॉपिक को कम्प्लीटली जाके बुक से ज़रूर रीड आउट करें इन ऑर्डर टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चार्जिंग सिस्टम्स. So now we will be discussing another application, practical application जो हमें नज़र आती है डायोड की. It is found in different protective configurations जहाँ पे we may require to protect some of the components of the circuits. So basically डायोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा variety of ways में यूज़ किया जा सकता है to protect different elements या system को सेव करने के लिए एक्सेसिव वोल्टेज या करंट लेवल से. फॉर एग्ज़ाम्पल वी मे हैव अ सम रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी, यानी जहाँ पोलैरिटी अगर हम रिवर्स कनेक्ट कर दें, या इसी तरीके से आर्किंग या शॉर्ट होने का जो एक फिनोमिना है, तो कुछ इस तरह के फिनोमिना जो हैं इट इज़ वेरी दे रिक्वायर कि जी इनमें कोई ऐसी प्रोटेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ करें ताकि हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो एक्सेसिव वोल्टेज या करंट वैल्यूज़ जो भी हैं उनसे सेफ रहे. तो यू कैन सी इन फिगर 2.13a जैसे कि वहाँ में एक नज़र आ रहा है सिंपल RL सर्किट जिसमें एक स्विच जो है वो इट कैन क्लोज बेसिकली and it will help the current to rise to different level, जो भी हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया है उस हिसाब से. यहाँ पे सीरीज़ रेजिस्टेंस भी एक लगा हुआ है जो कि जिसका प्लॉट अगर हम देखें वी हैव अ क्लियर प्लॉट ऑफ दैट. सो यहाँ प्रॉब्लम उस वक्त आएगी कि वी कैन कंसिडर कि जब स्विच जो है वो क्विकली या बहुत तेज़ी से जो है वो ओपन होता है. लेट्स से एज वी कैन सी इन फिगर 2.131b जो कि हमें नज़र आता है कि यहाँ सर्किट में जो करंट है ये इसको फ़ौरन से ही जैसे ही हमारा जो स्विच है ओपन हो करंट को ड्रॉप होना चाहिए इंस्टेंटेनियसली टू ज़ीरो वैल्यू. बट इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर बेसिक कोर्स ऑफ सर्किट, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो इंडक्टर है ये कभी भी फ़ौरन से चेंज नहीं करता अपने करंट को जो भी कॉइल में है मौजूद, तो उसको कुछ टाइम रिक्वायर है बेसिकली. तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस जो है ड्यू टू दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दैट स्विच जो कॉइल मौजूद है उसकी वजह से उसको डिस्चार्ज का जो एक पाथ है इंडक्टर को वो रिक्वायर्ड है. सो एज वी ऑल्सो नो द रिलेशनशिप जो हमने इंडक्टर की पहले भी बात कर चुके हैं, वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होता है दैट इज़ LDI ओवर DT. तो जब स्विच ओपन होगा तो हमारा जो कंडक्टर है इट इज़ ट्राइंग टू बेसिकली डिक्टेट कि जी जो करंट चेंज है दैट इज़ ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली.
जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो वोल्टेज है वो डेवलप होगा अक्रॉस द कॉइल, जो कि हमें अपेयर होता हुआ नज़र आएगा कॉन्टैक्ट के दरमियान भी, और जिसकी वजह से एक आर्किंग करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। सो जहाँ पे डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स की हम बात करते हैं जो डेवलप होगा अक्रॉस द कॉन्टैक्ट, उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इट विल बी डेंजरस फॉर द कॉन्फ़िगरेशन या नेटवर्क। तो अदरवाइज इट विल डैमेज द कॉन्टैक्ट, और जिसकी वजह से स्विच भी हमारा डैमेज हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव किक। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है कि जो पोलैरिटी है हमारे वोल्टेज की अक्रॉस द कॉइल, जब भी ये बिल्डअप हो रहा होता है तो उस वक्त बेसिकली दैट पर्टिकुलर फेज़ इज़ ऑपोजिट टू इज़ ऑपोजिट, जो कि हमें रिलीज़ फेज़ में नज़र आ रहा होता है जब इंडक्टर जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है वैल्यू करंट की। तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि जी करंट मस्ट मेंटेन द सेम डायरेक्शन बिफोर एंड आफ्टर द स्विच जब वो ओपन होगा। तो ड्यूरिंग दैट बिल्ट अप फेज द कॉइल अपीयर्स एज अ लोड। तो यहाँ पे whereas we consider that during the release phase it has some characteristics of a source, so in general therefore we always say or we need to keep in mind that whenever we try to change the current through an inductive element, बहुत तेज़ी से अगर हम ये जो हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे या करने की कोशिश करेंगे थ्रू द इंडक्टर, सो इट में रिजल्ट इन एन इंडक्टिव किक, जो हमने इससे पहले बात की थी। और ये इंडक्टिव किक जो है इट कैन डैमेज द सराउंडिंग एलिमेंट्स, और या फिर ये हमारे जो सिस्टम है उसको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ओके, सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड के वी हैव दिस इंडक्टिव किक के जिसकी वजह से बेसिकली वी सी के जी whenever we try to change the current थ्रू द इंडक्टिव एलिमेंट, बहुत तेज़ी से अगर हम बहुत क्विकली अगर हम इंडक्टिव एलिमेंट के अक्रॉस जो करंट है उसको चेंज करने की कोशिश करें, तो उस सूरत में हमारे पास इंडक्टिव किक जो है वो मौजूद होती है, और वहाँ पे बेसिकली इट कैन डैमेज द सराउंडिंग एलिमेंट या सिस्टम को भी वो इफ़ेक्ट करती है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए इन फिगर 2.132A में हम एक सिंपल हमें नेटवर्क नज़र आता है, जो कि ये जो ऊपर हमने जो इस इफ़ेक्ट का जिक्र किया था इससे पहले, उसको बेसिकली एक कंट्रोल करने में मदद देती हैं बाय द एक्शन ऑफ अ रिले। सो जब इस पर्टिकुलर सर्किट में 2.132A में जहाँ हम रिले देख रहे हैं जो कि कनेक्टेड है, तो यहाँ जब स्विच क्लोज होगा तो कॉइल जो है वो एनर्जाइज होगी और स्टेडी स्टेट करंट लेवल जो है वो इस्टेब्लिश्ड होगा। जबकि जब यहाँ पे स्विच ओपन होगा तो उस वक्त जो हमारा नेटवर्क है वो डी एनर्जाइज होगा। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो सकता है सिस्टम के अंदर, जो कि बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोलिंग जो है रिले एक्शन की, ये बेसिकली अपेयर होगी एज अ कॉइल टू द एनर्जाइजिंग नेटवर्क। So the cheapest way and the effective way to protect the switching system is to place the capacitor। और जब हम कैपेसिटर को प्लेस करते हैं क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कॉइल, जो कि हमें 2.132B में नज़र भी आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर सर्किट को हम कहते हैं स्नबर। तो यहाँ पे अब जब स्विच ओपन होगा तो कैपेसिटर जो है वो इनिशियली अपेयर होगा एज अ शॉर्ट टू द कॉइल, और ये प्रोवाइड करेगा करंट पाथ जो कि बाईपास करेगा हमारी डीसी सप्लाई एंड स्विच को। और द कैपेसिटर जो है जिसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली वो बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्ज वोल्टेज, जो कि हमें फिगर 2.131B में हम देखते हैं, तो हम रिकॉल कर सकते हैं जब हम रिएक्टेंस की बात करते हैं कैपेसिटर की, जो कि इक्वेशन हमें याद हो XC = 1/2πfc। तो जितनी ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो नॉर्मली बिकॉज ऑफ द हाई सर्ज जो है वोल्टेज
और रिलेटिवली जो लो कॉस्ट है हमारे पास, जो सिरेमिक कैपेसिटर्स की अगर हम बात करें अबाउट 0.01 माइक्रोफैरड, वो फिर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा बड़े कोई कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर वो बहुत ही स्लोली बिल्टअप होगा और एसेंशियली ये स्लो डाउन करेगा हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको। तो अब ये हम कुछ जो मज़ीद डिस्कशन है इसी से रिलेटेड वो अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी स्नबर सर्किट, हम कुछ इक्वेशंस में हमें नज़र आता है कि जो कैपेसिटर है अक्रॉस द स्विच, जो कि हमें फिगर 2.132C में नज़र आ रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस बेसिकली जो शॉर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है कैपेसिटर का हायर फ्रिक्वेंसीज़ के अंदर, वो बेसिकली बाईपास करेगा हमारे कॉन्टैक्ट्स को विद द स्विच और उसकी जो लाइफ है उसको बेसिकली एक्सटेंड करने में मदद देगा। सो इफ़ यू कैन रिकॉल के वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये फ़ौरन से या इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता, तो इसलिए वी जनरली से कि जी कैपेसिटर जब पैरेलल होता है इंडक्टिव एलिमेंट में या अक्रॉस द स्विच होता है, तो ऑफनली वी सी के दे आर एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव एलिमेंट, नॉट टिपिकली एज अ एलिमेंट के जी जहाँ पे हमें कैपेसिटिव इफेक्ट रिक्वायर होता है किसी भी नेटवर्क में, रादर वो एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा होता है। So finally we can use diode as a protected device for the situations जो हमने इससे पहले ऊपर स्लाइड में डिस्कस किए हैं। फिगर 2.133 में यू कैन सी के हमने डायोड को प्लेस किया है पैरेलल विद द इंडक्टिव एलिमेंट जो रिले कॉन्फ़िगरेशन के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे अब जब वोल्टेज जब भी हमारा स्विच ओपन होगा या वोल्टेज सोर्स जो है वो डिसंगेज होगी बेसिकली, तो जो पोलैरिटी है द वोल्टेज अक्रॉस दी कॉइल वो बेसिकली डायोड को टर्न ऑन पोजीशन पे लेकर आएगी। और इसी तरीके से जो डायोड है वो बेसिकली कंडक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो इस वक्त हमारे पास फिगर 1.33 में कनेक्टेड है। तो जो इंडक्टर है इट विल गेट और इट विल हैव अ कंडक्शन पाथ थ्रू दिस डायोड बेसिकली, बजाय इसके कि वो स्विच में या हमने इससे पहले देखा कि सप्लाई की तरफ दोबारा जाता। सो देयर बाय वी कैन से द स्विच एंड द सप्लाई इन दिस वे। अब यहाँ पे जो करंट इस्टेब्लिश हो रहा है थ्रू दी कॉइल, जो इंडक्टिव कॉइल है वो अब डायरेक्टली स्विच करेगी डायोड को, और डायोड के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इट मस्ट कैरी द सेम लेवल ऑफ करंट जो कि बेसिकली इससे पहले स्विच और हमारे सप्लाई की तरफ जा रहा था। और बेसिकली जो इंडक्टिव कॉइल कैरी कर रही है अपने पास। और इसी तरीके से जो रेट है जिस वक्त मिसाल के तौर पे जो करंट विल कोलैप्स विल बी कंट्रोल बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जो कॉइल की जो रेजिस्टेंस है और डायोड है उससे बेसिकली वो करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू अगेन डिक्रीज दिस और रिड्यूस दिस वैल्यू ऑफ करंट, वी कैन पुट एडिशनल रेजिस्टेंस अपने डायोड के साथ हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस और भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस डायोड जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो आप समझ लें कि जो मेजर एडवांटेज है बेसिकली हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन का कंपेयरिंग टू प्रीवियस जो हमने इस नंबर देखा था कि डायोड का जो रिएक्शन है या बिहेवियर है ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, जस्ट लाइक वी कंसिडर इन द स्नैपर जो कि फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट था। लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफर्ड है बाय द डायोड ये बेसिकली सही तरीके से काम नहीं करेगी कि अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो एसी फॉर्म में है, जस्ट लाइक एसी साइन वेव हो, स्क्वायर वेव हो, तो उस केस में ये डायोड सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि डायोड बेसिकली वो कंडक्ट करेगा फॉर वन अप्लाइड पोलैरिटी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव क्योंकि वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ऐसे एसी सिस्टम्स या ऑल्टरनेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो स्नैपर अरेंजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू दिस डायोड अरेंजमेंट्स।
So now we will discuss another practical application of diode, जहाँ पे basically we can use the diode as polarity insurance. हमारे पास कुछ systems के अंदर basically कुछ equipment या components जो हैं they are very sensitive to the polarity of the applied voltage, कि जहाँ पे अगर let's say we consider कि अगर polarity जो है वो नहीं सही हम connect करते for applied voltage, तो हमारा जो इक्विपमेंट है दैट कैन बर्न आउट और दैट कैन बी डैमेज्ड बाय अप्लाइंग इनकरेक्टली अप्लाइड बाइज. तो उस पर्टिकुलर केस में एज यू कैन सी इन फिगर 2.137a के वी हैव सम सिस्टम विच कैन ऑपरेट लेट्स से फॉर एग्जांपल एट 12 वोल्ट लेट्स से. तो वहाँ हम डायोड कनेक्ट करते हैं और लेट्स से हम अगर कंसिडर करें इसकी फिगर बी में, तो वी में अप्लाइड अ करेक्ट अप्लाइड बाइस के जहाँ पे प्लस हमारे पास जो पोलैरिटी है ऑफ दी सोर्स वोल्टेज 16 वोल्ट. तो अगर पोलैरिटी हमारे पास सही है तो उस केस में जो डायोड जो है वो लेट्स से फॉरवर्ड बाइज है और रिवर्स बाइज है सॉरी, और रिवर्स बाइज होने की वजह से ओपन सर्किट से हम ओपन इक्विवेलेंट से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. सो इन दैट रिप्लेसमेंट वी कंसिडर कि जी जो पोलैरिटी है इट इज़ सेफ़ टू यूज़ विद द सिस्टम जो भी हमारे पास कनेक्टेड है. तो उस केस में हमारे पास डायोड जो है वो रिवर्स बाइस होगा और ओपन सर्किट से इक्विवेलेंट है, तो तमाम का तमाम जो वोल्टेज है दैट विल बी सेफ टू और द पोलैरिटी इज़ सेम एज जो सिस्टम की हमारी पोलैरिटी है. हाउएवर अगर पोलैरिटी जो है वो रॉन्ग होती है या गलत होती है जो भी हमारे पास अप्लाइड है एज शोन इन फिगर 2.137c, तो डायोड जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा और फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा. तो उस केस में डायोड 0.7 वोल्ट से ज़्यादा जो है टर्मिनल या सिस्टम के अक्रॉस नहीं हमें वोल्टेज देगा, जो कि एक्सेसिव वोल्टेज है बेसिकली ऑफ द रॉन्ग पोलैरिटी. तो उस केस में हमारे पास जो भी सिस्टम है या लोड है दैट कैन बी सेव्ड बिकॉज वी मे हैव a different polarity at that particular moment. So we have seen some of the practical applications of diode. Now there is an assignment for the students के आप लोगों ने बुक में मज़ीद कुछ और एप्लीकेशंस हैं जो जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कंट्रोल बैटरी पावर बैकअप किस तरह से एज अ डायोड की एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह पोलैरिटी को डिटेक्ट करने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जा सकता है. डिफरेंट डिस्प्लेज में डायोड का इस्तेमाल किया जाता है एज एन एलईडी. और इसी तरीके से सेटिंग वोल्टेज रेफरेंस लेवल, अगर हमें डिफरेंट लेवल्स वोल्टेज के सेट करने हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है एप्लीकेशन है डायोड की फॉर इस्टेब्लिशिंग वोल्टेज लेवल जो कि इनसेंसिटिव टू द लोड करंट है. तो इसी तरह से हमारे पास जो डायोड की एप्लीकेशंस हैं मल्टीपल मौजूद हैं जो हमने कुछ उसमें से डिस्कस भी की हैं. कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो यू कैन ईज़िली फाइंड इन द बुक एज वेल. So it is important to read that out and to make an assignment कि जहाँ पे हम डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं डिस्कस करें जो भी एप्लीकेशंस हैं कि किस तरीके से एक एसी रेगुलेटर या स्क्वायर वेव जनरेटर के तौर पे भी हम डायोड को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट and read and write and explain about some other practical applications of the diode. So with that we end up for today's lecture. Inshallah hope to discuss a new topic in the upcoming lectures. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.